सो हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक होगे, सेफ होगे और घर के अंदर होगे। आज अपन एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है, आप पीछे में देख सकते हो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है। आज लेक्चर 3 है और लेक्चर 3 में हम बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री का। ठीक है। क्लास 10th जितने भी कोर्सेस हैं ना, हमारे सारे कोर्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हमारा जो न्यू फाउंडेशन कोर्स चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो आप इंजॉय कीजिए जम के। बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट हम देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीवियसली लेक्चर 1 में हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था केमिकल चेंज होने की वजह से क्या क्या चीज़ें घटती हैं। फिर केमिकल इक्वेशंस के बारे में सेकंड लेक्चर में हमने केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं हमने वो जाना था। क्यों उसके सैम्बल्स के बारे में समझे थे। बैलेंस्ड केमिकल और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है हमने वो समझा था। और किस तरीके से किसी भी केमिकल इक्वेशन को अपन बैलेंस करते हैं हमने ये देखा था। नाउ इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, टोटल 6 से 7 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। कुछ तो एक दूसरे के अंदर ही कंबाइन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी में आ जाएगा न्यूट्रलाइजेशन भी। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कॉम्बिनेशन में ही आ जाएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो इस सेशन में हम सिर्फ 2 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, दैट इज एक हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसी में हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी आ जाएगा जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। क्या होता है भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। आप लोगों को पता है ऑलरेडी, कोई चीज कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट बनना, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डेफिनेशन कॉपी पेन उठा लो और लिखना चालू कर दो नोट्स। ठीक है। वैसे आपको ये जो नोट्स है, हमारी वेबसाइट जो है www.edugrown.in पे, आप वहाँ पे बहुत फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more reactant is known as combination reaction। एग्जाम्पल इसका जनरल इक्वेशन में लिखने जा रहा हूं। एक से दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉम्बाइन होके। एग्जाम्पल ए और एक रिएक्टेंट है और बी, ये दोनों मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाए ए बी, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए और बी कॉम्बाइन होके ए बी बन गया। ऐसा ही एक और जनरल लिखता हूं, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर बना दिया ए बी सी। तो ये भी है 3 रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिए, दैट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जनरल इक्वेशन है। इसको सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखने के बाद इसको और इसको लिख दो एज अ जनरल इक्वेशन। ठीक है। नाउ एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को जरूर नोट करना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इस तरीके से आएगा। तो उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आपको इसका डेफिनेशन लिखना होगा, उसके बाद उसका जनरल इक्वेशन लिखना होगा, उसके बाद ऐसा कुछ एग्जाम्पल लिखना होगा। एग्जाम्पल लिखकर आपको ये इक्वेशन को लैंग्वेज में लिखना होगा। कैसे लैंग्वेज में लिखना होगा, जैसे ये देखो कैल्शियम क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर से रिएक्ट कर रहा है, बन जा रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हीट निकल रहा है। ठीक है। तो 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अब देखो CaO कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। चूना पत्थर, चूना याद है घर में पुताई करते हैं, चूने के वाइट पत्थर होते हैं, उसको रात में अपन पानी में डाल देते हैं तो वो उबलने लगता है बुड़ करके। उस फिर धीरे बाल्टी आप जिस बकेट को छुओगे तो बकेट भी गर्म हो जाता है। सुबह तक वो पूरा का पूरा जो पत्थर है वो पानी में घुल जाता है। उसके बाद थोड़ा सा हम और पानी मिला के घर में पुताई कर लेते हैं। वही तो है हमारा कैल्शियम क्विक लाइम। तो क्विक लाइम को जब आप वाटर में मिलाते हो तो घुलने के बाद वो चिपचिपा गाढ़ा सा हो जाता है। घुलने के बाद तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम सॉल्ट लाइम भी कहते हैं।
चूना कह रहे हैं, पान में लगाते हैं ना गीला चूना, वही तो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सॉल्ट लाइम भी जिसे कहते हैं। तो इसको एग्जाम्पल लिखने के बाद इसको लैंग्वेज में भी लिखना होगा। लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट लाइम एंड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ऐसे तब जाकर आपको शॉर्ट नोट्स के कुछ नंबर मिलेंगे। ये फोटो आप देख सकते हो, ये देखो ये चूना का पाउडर है, इसमें हमने पानी डाला तो इस तरीके से देखो हीट निकल रहा है ना, कोई गैस निकल रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन ही निकल रहा होगा, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और आसपास छुओगे तो बकेट एकदम हीट हो गया होगा, ठीक है। ये है नाउ, अब एक यहाँ पे हम एक नया टर्म पढ़ने वाले हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम अलग से नहीं पढ़ रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हम इसी में पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि इसी का टॉपिक ही है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ? देखो, एक्सो और थर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है कोई चीज निकल रहा है बाहर की ओर, एग्जॉस्ट हो रहा है, ठीक है। और थर्मिक मतलब टेम्परेचर यानी हीट। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिससे हीट निकल रहा हो, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने पानी डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में गर्म गर्म हीट निकल रहा है। तो यही एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, यही एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। क्लियर हो गया? वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन, सो दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। रिएक्शन इन विच, एक्सोथर्मिक का डेफिनेशन हो, अलग से हेडिंग डाल लो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और डेफिनेशन में नोट करो, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो हीट तो रिलीज हो ही रहा है, साथ ही में एक प्रोडक्ट भी बन गया है यहाँ पे, है ना, आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल में यही एग्जाम्पल लिख देना। क्लियर हो गया? और कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक नहीं, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कुछ और एग्जाम्पल देख रहे हैं। कार्बन बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जब आप बर्न करते हो तो कोल किससे बना है? कार्बन से। तो कार्बन को जब बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो कार्बन को आपने बर्न किया तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है ना। वाटर का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन और वाटर एक साथ मिलते हैं तो कंबाइन होके बन जाते हैं H2O, दैट इज वाटर। ये कुछ और एग्जाम्पल था कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बच्चा लोग मैं समझाना चाहूंगा आपको। क्या समझाना चाहूंगा? देखना ध्यान से। देखो यहाँ पे एक, डू यू नो, क्या आपको ये चीज पता है क्या कि आप जो पेंट कर चूना लगाते हो, डिस्टेम्पर वगैरह की बात नहीं कर रहे, चूना 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 चूना, ठीक है। सो अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, इस रिएक्शन से जो ये सॉल्ट लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, इट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग के लिए हम यूज करते हैं। व्हाइट वॉशिंग यानी चूना पुताई करने के लिए। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of white washing and gives a shiny finish to the wall. It is interesting to note that the chemical formula of the marble is also calcium carbonate, है ना। अब थोड़ा सा अपन चलते हैं डिटेल में इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए अपन अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा मार्बल होता है ना, मार्बल मूवी वाला मार्बल नहीं, मार्बल वो मार्बल होता है, हम अपन मार्बल की बात कर रहे हैं। चमकता हुआ घर में अपन टाइल्स की तरह लगाते हैं ना मार्बल, तो यार वो क्यों चमकता है, या फिर टाइल्स क्यों चमक रहा है इतना ज़्यादा टाइल्स, या मार्बल इतना ज़्यादा साइन क्यों करता है, क्यों साइन करता है ना, उसका फॉर्मूला क्या है मार्बल का, ये सब देखने वाले। एक्चुअल में ये चूना से ही बनते हैं मार्बल्स, है ना। जैसे हमने व्हाइट वॉशिंग किया, घर पे अपन जो पुताई करते हैं ना, तो आप जैसे पुताई करोगे ना तो आप देखोगे यार वो पुताई करने के बाद साइन ही नहीं मार रहा है, साइन नहीं मारता है, वो गीला गीला सा रखता है, साइन नहीं मारता। लेकिन वही सूखने के बाद 2-3 दिन बाद जब आप उसी दीवार को देखते हो तो दीवार साइन मारता रहता है। ऐसा क्या हो गया यार? तो देखो उसको अपन केमिकली, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है। तो हो क्या रहा है, आपने चूना पत्थर लिया, कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर लिया, उसमें आपने पानी डाल दिया तो वो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और साथ में हीट बाहर की ओर निकल रहा है ना। इसी को तो अपन सॉफ्ट लाइम कहते हैं, और चूना पत्थर को अपन क्या कहते हैं? क्विक लाइम, है ना। तो आपने क्या किया, बाल्टी लिया, बाल्टी में
चूना वो कैल्शियम ऑक्साइड डाला और उसमें पानी डाला, रात भर छोड़ दिया तो ये मिक्स हो गया, है ना। उसके बाद क्या किया, दीवार आपने वॉल लिया और वॉल पे आपने मस्त पुताई चालू कर दिया, वॉल पे आपने ये जो है इसको पुताई करना चालू कर दिया, पूरा पुताई कर दिया। तो पुताई करने से क्या हो रहा है, पुताई कर रहे हो, किस चीज की पुताई कर रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई कर रहे हो। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई कर दिया। तो पुताई करने के बाद एटमॉस्फेयर में, जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है। तो जब जैसे कार्बन हाइड्रोक्साइड सूखता रहता है, वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जो है, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करके बन जाता है कैल्शियम, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। साथ ही में क्या निकलता है, साथ ही में वाटर वो निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जो कि उड़ जाता है आसमान में। और कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसी कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार पे पोता, तो वो सूखने के बाद सूख रहा है, किससे, कार्बन क्यों सूख रहा है, एटमॉस्फेयर के CO2 से रिएक्ट करके वो सूख रहा है। सूखने के से क्या हो रहा है, सूखने से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एक थिन दीवार पे एक थिन लेयर आ जा रही है, किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। क्यों लेयर बन गई, क्योंकि उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से वाटर निकल इवापोरेट हो गया, तो एक लेयर आ गई उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की, जो लेयर चमक रही है। इसीलिए जब पुताई करने के कुछ घंटों या कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद, वो दीवार काफी ज्यादा साइन मारता है, ठीक है। मार्बल भी ऐसे ही बनते हैं, मार्बल भी चूना पत्थर से पानी में होता है काफी साल तक, फिर उसका एटमॉस्फेयर के कार्बन से रिएक्ट करके फिर सूखता है तो ठोस पत्थर बनता है, उस पर शाइनिंग आ जाती है। यही सब रीजन है इसके पीछे का। आई थिंक आपको आज से पहले ये चीज पता नहीं होगा और आज आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो पपड़ी निकलता है ना, कुछ दिन बाद पपड़ी निकलने लगती है, तो वो पपड़ी याद रखना, वो जो पपड़ी है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट है, ना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आपने दीवार पे पुताई किया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और जो पपड़ी निकल रही है काफी दिन सूखने के बाद, जो पपड़ी निकल रही है ना, उस पपड़ी को ना ही आप COA कह सकते हो, ना ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हो। वो पपड़ी जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, क्योंकि इतने दिन तक वो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके एक थिन लेयर बन गया है, ठीक है। याद रखना इस चीज को। चलिए, ये तो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी में हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी पढ़ने वाले हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने पढ़ लिया, इसी में हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी पढ़ेंगे। एंडोथर्मिक यानी एंडो यानी ENDO, एंडो और थर्मिक, मतलब क्या हुआ, एंडो मतलब कोई चीज अंदर की ओर आ रहा है, और थर्मिक मतलब टेम्परेचर। तो अगर कोई रिएक्शन टेम्परेचर की वजह से, मतलब आप हीट दे रहे हो तो रिएक्शन हो रहा है, ऐसे रिएक्शंस को अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट कर दोगे, वो जो आपने पपड़ी निकला है दीवार से, उसको खूब हीट कर दोगे ना, तो वो वापस से कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट में हमने हीट दिया, गर्म किया, तो हीट हम दे रहे हैं, तब जाके रिएक्शन हो रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहा है, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये भी तो एग्जांपल है एंडोथर्मिक का। कैसे, बर्निंग मतलब आप कोल को बर्न कर रहे हो, तो कोल क्या है, कार्बन है, तो कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, तो आप उसमें हीट भी तो दे रहे हो। ऐसे तो नॉर्मली कार्बन घर जमीन पे पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से रिएक्ट तो कर रहा है, फिर क्यों नहीं जल रहा है ना। तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और साथ ही में आप हीट दे रहे हो, तो इसकी वजह से, हीट देने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन हो रहा है। तो ये रिएक्शन जो है, इसमें हीट दिए हो, हीट देने से ही कार्बन जला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ये डेफिनेशन जरूर लिख लेना एंडोथर्मिक का, ठीक है। एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एब्जॉर्ब हीट एंड कूल द सराउंडिंग। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोज्ड इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे है डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। कंपोजिशन का उल्टा डिकम्पोजिशन। कंपोजिशन में हम पढ़ते थे दो रिएक्टेंट मिलकर कॉम्बाइन होके एक प्रोडक्ट बना रहा है, दैट इज कॉम्बिनेशन। इसी का उल्टा देखो, रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज हो जा रहा है इन टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स में आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। A decomposition reaction is just a opposite of combination reaction, है ना। तो क्या है, देखो AB एक कंपाउंड है, ये रिएक्शन होके ये डिकम्पोज होके A और B में टूट गया, दैट इज द डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन का उल्टा।
एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे ये एग्जाम्पल लिख ले। हर ऐसे क्वेश्चन को ना केमिस्ट्री में एग्जाम्पल से समझाओगे ना तो टीचर को लगेगा अरे यार बच्चे ने केमिकल फार्मूला लिखा है, पढ़ के आया है, ठीक है। सो केमिकल फार्मूला लिखना बहुत जरूरी है, तो रट लो कुछ केमिकल फार्मूले इसको, ठीक है। तो देखो लीड नाइट्रेट PbNO3, लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो वो लीड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब लीड नाइट्रेट यानी ABC को हमने हीट किया तो बन गया A+B+C के फॉर्म में। ये भी जो एग्जांपल है ना एंडोथर्मिक का, ये भी डिकम्पोजिशन का। देखो ना कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया तो ये टूट गया, डिकम्पोज होकर बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, याद रखना। तो इससे क्या समझ में आया, एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होते हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो एग्जांपल देते हो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। सही बात है, याद रखना। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला लिख दो और इसी फॉर्मूले को आप वर्ड्स में नीचे लिख दो। लाइक व्हेन लीड नाइट्रेट, व्हेन वी हीट लीड नाइट्रेट इट कैन डिकम्पोज इनटू लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इस तरीके से वर्ड्स में लिख दो इसको, है ना। एक और एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो मैंने आपको बता दिया, हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर और भी काफी चीजें हैं। कैसे आप किसी चीज को डिकम्पोज कितने प्रोसेस से कर सकते हो। मैं इलेक्ट्रिसिटी देके किसी केमिकल को इलेक्ट्रिसिटी दे के डिकम्पोज कर सकता हूँ, सनलाइट से डिकम्पोज कर सकता हूँ, हीट से डिकम्पोज कर सकता हूँ। तो अगर अलग अलग चीज से हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो क्या उस सबका नाम डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होगा? नहीं होगा, उसका नाम भी बदल जाएगा। तो देखो क्या क्या नाम हो सकता है। तो सबसे पहले देखो थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या होता है? द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीट। थर्मल यानी हीट, हीट की वजह से अगर किसी सब्सटेंस को आप डिकम्पोज कर रहे हो तो वैसे डिकम्पोजिशन को अपन थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपने किया लीड नाइट्रेट को हीट करके लीड ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन के फॉर्म में टूटा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। नाउ अगला है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक यानी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर किसी चीज को डिकम्पोज कर दे रहे हो। एग्जाम्पल है वाटर, है ना। जैसे ये देखो, ये एक केमिकल है, ये रॉन्ग यहाँ पे गलत लिखा है, इसको इस तरीके से लिखना। 2H2O को आपने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को आपने हीट किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या टूट गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में टूट गया। तो वाटर को आपने डिकम्पोज कर दिया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोज किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। दैट इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो रिएक्शन इन विच compounds decompose into simpler compounds because of passing of electricity are known as electrolytic decomposition. This is also known as electrolysis. इसको electrolysis process भी कहते हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल देखो, है ना। ये मैंने इलेक्ट्रिक रॉड डाला, इसके अंदर एक डाला, ये पानी हीट किया तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो गया, हाइड्रोजन इकट्ठा हो रहा है, ऑक्सीजन आसपास निकल रहा है। दैट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, है ना। नाउ अब अपन डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस नॉट, फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सनलाइट किससे बना होता है? छोटे छोटे फोटोन्स के पैकेट से बने होते हैं। पता होगा, ये चीज पढ़े होगे ऑलरेडी लाइट चैप्टर में। छोटे छोटे फोटोन्स के पैकेट जिसमें एनर्जी है, ठीक है। तो सनलाइट की वजह से अगर कोई चीज डिकम्पोज हो रहा है देन उसे हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं या फिर फोटोलाइसिस भी कहते हैं। देखो रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स डिकम्पोजेस बिकॉज ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी सनलाइट का आता है ना ये चीज जरूर लिख देना। व्हेन सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट में रख दोगे, ये देखो यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा, ये मैंने चाइना डिश में क्या किया, सिल्वर क्लोराइड को रख दिया और ये देखो सनलाइट आ रहा है। सनलाइट इट डिकम्पोज इनटू सिल्वर मेटल एंड द क्लोरीन। ये कुछ देर बाद देखोगे तो ये जितने भी सिल्वर होंगे ना वो एक जगह इकट्ठा होके एक मेटल टाइप के बन जाएंगे और आसपास इसके क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। सो देखो Ag2AgCl, सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में हमने रखा तो बन गया क्या? सिल्वर और क्लोरीन। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का है,
सनलाइट में रखने के बाद वो सिल्वर ग्रे कलर का हो गया और क्लोरीन गैस के फॉर्म में बाहर निकलता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। दैट इज एग्जांपल ऑफ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइसिस। आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, है ना। उसके बाद बहुत कम चीज ही बचा हुआ है। उसके बाद अपन रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ेंगे। उसके बाद एक लेक्चर में हम कोरोजन और रेंसिडिटी को पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म। और कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे एनसीईआरटी के और कुछ एक्स्ट्रास। इस चैप्टर को एकदम अच्छी तरीके से करना है, इसीलिए मैंने इसको फाउंडेशन कोर्स नाम दिया है। ऐसे पढ़ाई करो कि 11-12 में सब चीजें याद रहे आपको। 11-12 में आईआईटीज की जब पढ़ाई चालू करोगे, नीट की पढ़ाई चालू करोगे, तो ये सब चीजों की रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, ऑलरेडी आपको पता हो। क्लियर है? चलिए मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, और गाइस घर के अंदर रहो, सेफ रहो।